तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेट वन मॉडल टेस्ट पेपर का अकाउंट्स का। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और पूरा सेट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस बार। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है जो बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता प्रायः प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर तो आप देख रहे हैं, सबसे पहला आंसर हो जाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक होता है, कैश बुक की तरह ही काम करता है। और कैश बुक कैश जो है वो एसेट होता है और एसेट का बैलेंस क्या होगा, तो डेबिट ही बैलेंस होना चाहिए हमेशा। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा जनरली जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो शो करता है डेबिट बैलेंस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर टू आपका बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता होता है, आपको पता है कि ये फिर से रियल अकाउंट का ही बात चल रहा है। तो रियल अकाउंट किस नेचर का ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियल अकाउंट। तो हम लोग इसका टिक कर देंगे बी, है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता है का मतलब क्या हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही बनाया जाता है। तो इसको हम लोग टिक कर देंगे नॉमिनल अकाउंट के नाम से। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर भी कर लिया है सी। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर के तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए आय का जो साधन है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए आय का साधन में ऑप्शन में दिया है सदस्यों से प्राप्त चंदा, दान, प्रवेश शुल्क। तो ये सभी आंसर होंगे। इन सभी जगहों से इनकम का सोर्स होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर कितना हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब इसमें से कौन जो है वो पूंजीगत प्रकृति का है। पूंजीगत प्रकृति जब भी नाम आता है सामने में तो आप एक बात समझिएगा, जो पैसा बार बार नहीं आए वो पैसा क्या हो जाता है, पूंजीगत प्रकृति का हो जाता है। जो कभी कभी आए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप दान देखिए आते रहता है, चंदा आते रहता है, इंटरेस्ट आते रहता है। तो लाइफ मेंबरशिप ही, मतलब जो जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक बार ही मिलता है, वो हमारा कौन सा होता है, लाइफ मेंबरशिप ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस प्रकार से हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर सिक्स के तरफ। बोला है लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लीगेसी का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना है ना। और इसका अमाउंट जो लीगेसी जो होता है वो लगभग बड़ा अमाउंट होता है, और कभी कभी ऐसा अमाउंट रिसीव होता है। तो इसलिए लीगेसी को जो है हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने है सी। तो सी टिक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में भी, तो साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है तो अधिकतम 50 होगा। ठीक है ना। जब कंपनी लॉ के एक्ट के हिसाब से रहता ना तो 100 भी हो सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो आप मैक्सिमम 50 में टिक करेंगे। तो इसको टिक करने के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, मैक्सिमम 50। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर एट के तरफ। बोल रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड। तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं बी। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन के तरफ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इसमें से कौन पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है। एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग प्रॉफिट होता है, टू और मोर पर्सन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी सी। और फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज अ गुडविल, सॉरी गुडविल इज अ, मतलब ख्याति क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ख्याति जो होता है वो फिक्टिटियस एसेट नहीं होता है, और फिक्स एसेट भी नहीं होता है, टेंजेबल भी नहीं है। तो आंसर इसका सी होगा, इनटेंजेबल एसेट। क्योंकि ये संपत्ति जो है वो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त संपत्ति है, कोई स्पेस वगैरह भी नहीं लेता है। तो इस तरीके से गुडविल का भी काम क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, द मोनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब किसी भी रेपुटेशन का मोनेटरी वैल्यू जो होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल। मतलब गुडविल जो है वही हमारा संपत्ति के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाया जाता है एग्रीमेंट जब भी चेंज होता है, पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन होता है मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो संपत्ति और दायित्व में जो भी चेंजेस होता है कुछ ईयर के, पर्टिकुलर ईयर के बीच में, तो उसको जानने के लिए बनाया जाता है। तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज के कारण उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो इसका जो हम आंसर करने वाले हैं वो सी करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोल रहा है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म एज, मतलब अगर कोई फिक्स एसेट के वैल्यू में कोई कमी आती है तो इसे हम क्या मानेंगे। तो देखिए ना, कोई भी संपत्ति के वैल्यू में कमी आना हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग टिक करेंगे वो लॉस में करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा बी आंसर इसका, लॉस है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, लॉस। उसके बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज, उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है। जब भी किसी पार्टनर का डेथ होता है तो जो भी आप पेमेंट करते हैं वो उसके एग्जीक्यूटर को कर देते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपके सामने है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट कब कब बनाते हैं, हम क्या बोले, जब भी एग्रीमेंट पे चेंजेस होगा तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। तो एडमिशन में भी एग्रीमेंट चेंज होता है, डेथ में भी होता है, रिटायरमेंट में भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हम लोग करेंगे वो करेंगे डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो इज क्या, कैलकुलेटेड। तो गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जब भी कोई पार्टनर का क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम में, एडमिशन के टाइम में नहीं करेंगे कैलकुलेट, गेनिंग रेशियो जो हम लोग निकालेंगे वो करेंगे रिटायरमेंट के टाइम में, है ना। तो आइए चलते हैं बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आप टिक कर सकते हैं बी। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, बोले गुडविल इज पेड आउट टू रिटायरिंग पार्टनर इन, मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसके अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि ए, बी और सी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस को कितना में बांटता है, प्रॉफिट लॉस को बांटता है 1/4, 3/10 और 9/20 में। तो बोल रहा है कि द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी विल बी, कुछ नहीं बोलता है तो जो रेशियो पहले से होता है वही रह जाता है। तो यहाँ पे सी का शेयर हटा देंगे तो जो शेयर बचेगा ए और बी का वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो ए और बी का शेयर अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकालिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4, 10 और 20 का, तो एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसको 4 से 20 को काटिए, कितना और कटेगा 5 बार में, तो 5 अनुपात। फिर 10 से 20 को काटिए, 10 से 20 को काटिए
तो 2 बार में कटेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो जाएगा 6। और इसका हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं, सी जा रहा है तो जो शेयर आ जाएगा वो 5:6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे आ गया था तो रुक गए थे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 18 हम लोगों ने कर लिया है, 19 की तरफ आएंगे। सॉरी, तो 19 में बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट इज मतलब वसूली खाता क्या है। तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है ना। तो वसूली नॉमिनल अकाउंट है, ये डिजोल्यूशन के टाइम में बनता है, तो इसका आंसर भी ए होगा। फिर बोला 20 ऑन फर्म्स डिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट लास्ट। मतलब बोल रहा है कि ऑन फर्म्स डिजोल्यूशन, फर्म के डिजोल्यूशन होने पे हम लोग कौन सा खाता बनाते हैं, है ना। प्रिपेयर्ड एट द लास्ट, सबसे लास्ट में जो बनाया जाता है वो कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि पेमेंट करना पड़ता है सबको फाइनल। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। पक्का बात है। तो सबसे लास्ट में डिजोल्यूशन के टाइम में हम लोग कैश अकाउंट ही बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बोला है एट द टाइम ऑफ फर्म डिजोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू। फर्म के समापन के समय तुलना पत्र में दर्शाया गया सामान्य कोष से क्रेडिट किया गया, है ना। तो क्रेडिट किया जाता है किस खाते में, तो जिन सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं ना। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिटियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। तो फिक्टिटियस एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनरशिप फर्म के डिजोल्यूशन के टाइम में। तो अगेन हम बोल रहे हैं ये कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 23 की तरफ। तो 23 में बोल रहा है कि ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाई अ पार्टनर द अकाउंट और क्रेडिटेड विल बी। मतलब बोले साझेदार के द्वारा वसूली व्यय के भुगतान की जिम्मेवारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, साझेदार द्वारा वसूली व्यय का भुगतान का जिम्मेवारी लेने पर क्रेडिट किया। अब अगर कोई पार्टनर खर्चा है फर्म का और पार्टनर उसके बदले में पेमेंट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में साझेदार के कैपिटल अकाउंट को ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, कैपिटल अकाउंट को आप कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बोला कि साझेदार द्वारा 50,000 रुपये के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रिएट किया जाएगा। अब लाइबिलिटी है फर्म का और पेड कर रहा है कौन, पार्टनर पेड कर रहा है, तो वैसे केस में भी कैपिटल अकाउंट में भी क्रिएट किया जाएगा। फिर 25 में बोला है कैश बैलेंस सोन इन द बैलेंस शीट इज सोन ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब तुलना पत्र में दिखाई गई रोकर बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है। तो समापन के समय में कैश बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे, तो कैश अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। बोल रहा है कि ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिटेड टू। फर्म के विघटन की दशा में अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। तो यह साफ साफ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि जो एसेट्स रहता है वो भी ट्रांसफ़र होता है, जो नहीं भी रिकॉर्डेड रहता है उसको भी हम लोग बाद में रिकॉर्ड करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोल रहा है कि साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन के प्रकार है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर साझेदार दिवालिया हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको अनिवार्य समापन करना पड़ेगा, कंपलसरी है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। बोला एक्सपेंसेज ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। मतलब फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या बोल देते हैं, तो वसूली व्यय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, है ना। तो उसका चलते क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। बोल रहा है कि ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड टू। मतलब फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खातों की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। तो
फिर से ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड टू, किसको पेड करते हैं, साझेदार को करते हैं या उनके पत्नी को करते हैं या उसके फर्म को करते हैं, इसमें से तो साझेदारों को ही किया जाता है। फर्म का विघटन हुआ है, सारे पार्टनर सब ठीक ठाक है, तो पेमेंट तो पार्टनर को ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 30 की तरफ। बोल रहा है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्लोज थ्रू बैंक अकाउंट, जो पेमेंट किया जाएगा वो किसके सहायता से किया जाएगा, कैश या बैंक के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हम बोले भी थे कि सबसे लास्ट में जो हम लोग खाता बनाते हैं वो कैश या बैंक अकाउंट होता है, तो उसी के माध्यम से पेमेंट कर दिया जाता है सभी पार्टनर को। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो खर्चा है वो किस साइड दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड विच साइड, तो ये डेबिट साइड में जाएगा, खर्चा किस साइड में जाता है, डेबिट साइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेबिट साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे बी आंसर। आते हैं क्वेश्चन में 32 में। बोला एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब डिजोल्यूशन के टाइम में जो बुक वैल्यू है एसेट का वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट जो ट्रांसफ़र हो जाता है वो डेबिट साइड में जाता है, पक्का बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसफ़र करते समय कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वैसे केस में हम लोग को कंपनी लॉ बताती है कि आप मैक्सिमम पार्टनर 200 रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 200, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। बोले शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है, तो उनको डिविडेंड मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपके सामने है डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 बोले डिवेंचर होल्डर जो है वो क्या रिसीव करता है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट। सर ये क्यों आप पूरा डिटेल क्यों नहीं करते। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कुछ भी अगर जानना हो तो आप कमेंट में बताना कि सर क्यों होगा, तो उसका फिर अलग से एक वीडियो डालेंगे। तो डिवेंचर होल्डर वैसे भी क्रेडिटर होता है कंपनी का, तो इसलिए जो है उसे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ही देते हैं कंपनी के तौर पे। फिर नंबर 36 वाला सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड। अब सेल्स में से अगर कॉस्ट घटा लेंगे बच्चों बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट ही आना है और क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 में ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। फिर बोला है कि लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स क्या शामिल नहीं करता है, तो वो स्टॉक को और बिल्स रिसीवेबल को, प्रीपेड एक्सपेंस को सॉरी शामिल नहीं करता है। तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंस कहीं दिख नहीं रहा है, स्टॉक दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को ही बोल देंगे कि नॉट इंक्लूड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बोला है कि आइडियल रेशियो, करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है। तो करेंट रेशियो का 2:1 खोजिए और उसको टिक करिए। यहाँ पे डी, उस तरीके से इसको हटा देंगे। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए आइडियल क्विक रेशियो 1:1 होता है। तो 1:1 खोजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो इस प्रकार से इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करेंट एसेट्स में क्या शामिल नहीं किए जाएंगे। तो सब कुछ हमको लगता है प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, बिल्स, रिसेल, ये तीनों है। गुडविल हमारा इंटेंजेबल फिक्स एसेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सी को आप नहीं, गुडविल को शामिल नहीं कर सकते हैं करेंट एसेट में। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बोला इफ़ करेंट रेशियो इज़ 52 एंड करेंट एसेट्स एट 50,000, ठीक है ना। करेंट रेशियो कितना है, 5:2 है, और एसेस जो है वो कितना है, 50,000 है। देन करेंट लाइबिलिटीज़ आर कितना, पहले बताओ करेंट एसेस्ट बटा करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेस्ट बाई करेंट लाइबिलिटी, पक्का बात है। और आपका जो क्या दे रहा है, करेंट रेशियो है वो कितना है, 5/2 है, ठीक है ना, 5/2। और आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसेस दिया हुआ है। तो मान लो एसेस्ट है कितना, 50,000, पक्का बात है, 50,000 रुपये। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, ठीक है। तो 1,00,000, 1,00,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, कि आपका जो लाइबिलिटीज़ का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20,000। तो इस तरीके से आप फार्मूला का यूज़ करके इसको क्या कर सकते थे,
सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज़ को हमने लाया यूज़ करके करेंट रेशियो के फॉर्मूले में, और 20,000 इसका आंसर लेके आ गए थे। आगे आएंगे क्वेश्चन में कितना 42 के तरफ। 42 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन नहीं है, तो जो ऑपरेट नहीं करने में आता होगा, है ना, तो रेंट, वेजेस, सेलिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये देखो सेलिंग एक्सपेंस बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरत है, रेंट भी ज़रूरत है, वेजेस भी ज़रूरत है। अब मशीन बेचे उस पर लॉस हो गया तो वो तो ऑपरेटिंग नहीं होगा, है ना। तो ये इन्वेस्टिंग नेचर का होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 43 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है इफ़ करेंट रेशियो इज 2:5 एंड द लाइबिलिटीज आर कितना 25,000, देन करेंट एसेट आर कितना का हो जाएगा, करेंट एसेट आपको ये बताना है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज़। तो करेंट रेशियो हमको पता है कितना है, 2:, मतलब 2/5 है, 2:5, ठीक है ना, इज इक्वल टू करेंट एसेट जो है नहीं पता है, करेंट लाइबिलिटीज़ हमको पता है, अपन को क्या पता है, करेंट लाइबिलिटीज़ पता है कितने का, 25,000 का। तो मल्टीप्लाई करने का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से 25 को, तो कितना आना है, ये आना है 50,000। तो करेंट एसेट्स बराबर कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो आ जाएगा अपने पास इसका आंसर कितना 10,000। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, सी आंसर 10,000 टिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में कितना 44 के तरफ, कितना की तरफ 44 के तरफ। तो क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 44 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स में से कौन है, तो स्टॉक आपका लिक्विड एसेट है, आप सीधा सीधा स्टॉक को बोल सकते हैं लिक्विड एसेट। तो बी हो जाएगा आपका क्या, स्टॉक, सॉरी स्टॉक के तो हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेटर हो जाएगा लिक्विड एसेट में, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में कितना 45 की तरफ। बोला इफ़ सेल्स आर 6 लैक्स एंड नेट प्रॉफिट इज़ 1,50,000, कि सेल्स हो गया 6 लाख का, अच्छा बात है, प्रॉफिट कितना हो गया 1.5 लाख का, तो नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी कितना, तो बोला कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना रहेगा सेल्स के साथ, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट आपको रेशियो निकालना है, तो ऊपर में लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स, है ना, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स। तो नेट प्रॉफिट अपना कितना दिया है 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई क्या है अपना सेल्स कितना का 6 लैक्स, और उधर मल्टीप्लाई भी होता है 100 से ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर ख़त्म, फिर आपका इधर कितना बच गया 3 जीरो, इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए इधर से 3 जीरो, और फिर 6 से डिवाइड कर लेंगे कितना 150 को, तो कितना मरते कटेगा 25, है ना। तो 25 बार में अब इसको काटेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा परसेंटेज सेल्स के साथ कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे कितना क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। 46 क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है कि एक्टिविटी रेशियो में आता है कि किस में आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो को भी जो शामिल करते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आते हैं, एक मिनट सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 ने बोला लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स किसको शामिल करता है, तो लिक्विड एसेट्स जो है वो शामिल करता है
सबको शामिल करता है कि इसको छोड़ के स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। 48 बोला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली सॉन इन, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो किस में दिखाया जाता है, तो जनरली ये परसेंटेज में दिखाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 49 बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, याद होगा बच्चों को, शुरू में ही बताया था हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो है ना, तो इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, तो डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, इशू ऑफ शेयर और सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो हमको लगता है कि डेटर डिक्रीज, सॉरी, डिक्रीज इन क्रेडिटर जो है इसमें पैसा आएगा नहीं, जाएगा, तो इसका आंसर जो वो होना चाहिए क्वेश्चन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कितना शांति से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और 25 मिनट में ये ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। 25 मिनट में, 1 घंटे का टाइम रहता है, 25 मिनट में हमने क्या कर दिया, ये सॉर्ट आउट कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें बताएंगे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में, इसके इसके ही सेट 1 के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच।